after 30 minutes रिफ्लेक्शन किसका आ रहा है अभी? ये आज तक तो होता नहीं। ठीक है, after 30 minutes from the start of reaction, after 30 minutes from the start of reaction, the total pressure developed, the total pressure developed is 284.5 mmHg, 284.5 mmHg, and on total decomposition, the pressure is 584.5. Calculate the rate constant of the reaction. Calculate rate constant of the reaction. After 30 minutes from the start of reaction, the total pressure developed is 284.5 mmHg, and on complete decomposition, the pressure is 584.5 mmHg. Calculate the rate constant of the reaction. तो ये कौन सा केस बन गया? जो VT वाला और V इंफिनिटी वाला। रट्टा नहीं मारना, बस रिएक्शन को चलाओ। कोई नहीं, उस पर मत जाओ, बस तरीका देख लो, बाकी एंड में उसकी हमें टेंशन नहीं है कैलकुलेशन की। तो फोन से कर रहे हैं? हाँ, ये फोन से करने वाला ही है। वैल्यूज बस कंसेप्ट समझना, वैल्यूज तो सिंपल ही होगी। नहीं पता, कंसेप्ट देखो बस। अगर ये मेरा P इनिशियल है तो ये क्या होंगे? कुछ भी नहीं अभी। फिर जब ये टूटेगा P इनिशियल माइनस P 2P, तो ये क्या बनेगा? ये कितना बनेगा? 4P, और ये कितना? P। ठीक, अब मैं अगर इसको खत्म कर देता हूँ, ये कितना बनेगा? और ये PI बाय, इतनी बात क्लियर है? अब मुझे क्या गिवन है? P एट एनी टाइम में कितना गिवन है? 284.5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? इन सब के एडिशन के कितना बन जाएगा? P इनिशियल प्लस 3P। ठीक है, और यहाँ की अगर मैं बात करूं, ये मेरा क्या हो गया? P इंफिनिटी, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2PI प्लस PI बाय 2। ठीक है, अब मुझे K निकालना है। K का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 बाय T log ऑफ क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आता है? PI डिवाइड बाय क्या होता है? PI माइनस P। ठीक है, तो क्या? हाँ, माइनस 2P। तो यहाँ पर हमें PI की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से निकल जाएगी? यहाँ से। ठीक है, और P की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? यहाँ से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कितना था? 5 नहीं, ये 584.5। तो यहाँ से PI निकल जाएगा। अगर PI निकल गया तो यहाँ से P निकल जाएगा। P निकल गया, बस यहाँ पर पुट करना है। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी लेंथी है, उस पर मत जाना, बस कंसेप्ट देखना था कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक, तो कैलकुलेशन की टेंशन ना लो, आगे बढ़ते हैं। क्या? कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो 2 होगा।
तो अगली एप्लीकेशन की बात करते हैं, हमने दो कर ली। पहली कौन सी थी, जहां पर हमें क्या गिवन है, पी इनिशियल और पीटी। अब यहाँ पर क्या गिवन था, इन्फिनिटी और टी वाला। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है लिखो, बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट। बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट। देखो इनके हम इतने डेरिवेशंस पर नहीं जाएंगे, ये कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा प्रेशर में जो पहले दो केस है वही पूछे जाते हैं। तो जो केस 3 है उसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, मेरा जो के होगा वो क्या होगा, 2.303 बाय AT log ऑफ क्या हो जाएगा। देखो वैसे मेरा क्या होता है, ए नोट बाय AT होता है ना, या ए बोल लो, यही होता है अगर नॉर्मली देखे। अब मुझे बताओ, जितना ज्यादा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतनी ज्यादा मुझे वॉल्यूम यूज करनी पड़ेगी किसी भी टाइट्रेटिंग एजेंट की। तो मतलब क्या होगा, मैं ये बोल सकता हूँ जो ए नोट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैंने कितनी वॉल्यूम यूज की है, ठीक है, मैक्सिमम वाली। और मेरे को जो ए हो जाएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उस टाइम पर मेरा कितना वॉल्यूम यूज हुआ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, जो फाइनल फॉर्मूला है तुम्हें वही ध्यान रखना है, इसकी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। क्या बन जाए, AT log ऑफ V नोट बाय VT। मतलब ये क्या होगा, V नोट क्या होगा इनिशियली कितनी वॉल्यूम है, और VT क्या होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, वहां से ज्यादा क्लियर होगा। मेन हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस पर इतना पूछा नहीं जाता इसलिए इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा मेरा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतना ज्यादा मुझे वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, और एट एनी पॉइंट टाइम टी मेरा कितना बचा होगा उतना ही मेरा ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा KMnO4 का या कोई भी टाइट्रेटिंग एजेंट का। हेडिंग थी बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, वहां से क्लियर हो जाएगा। फाइंड के फॉर फर्स्ट ऑर्डर decomposition of H2O2 from the following data। ठीक है, डाटा क्या गिवन है, टाइम और ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4। टाइम है मिनट्स में और वॉल्यूम जो है वो KMnO4 के 0, 10, 20 पर और 30 पर। ठीक, कितना वॉल्यूम यूज हुआ, 25, 16, 10.5 और 7.09। तो यहाँ से पता चल रहा है हमने KMnO4 से टाइट्रेट किया है, तो यहाँ पर टाइट्रेशन चल रही है इनडायरेक्टली, तो उसमें हमें क्या कर देना है, ये डायरेक्ट लगेगा कि V नोट बाय VT। V नोट क्या होगा इसमें 25 और 10 मिनट्स पर VT क्या होगा 16। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ क्या आ जाएगा 10, यहाँ क्या आ जाएगा 25, यहाँ क्या आ जाएगा 16। लेकिन इसमें एक फंडा होता है, ज्यादा दिक्कत देगा नहीं वो चीज, क्योंकि ना कई बार ना के की वैल्यू ना सेम नहीं आ रही होती हर स्टेप में, तो हमें K10 भी निकाल लो, K20 भी और K30 भी, फिर उनका एवरेज लेना होता है। बहुत कम चांस है, कई बार ऐसा होता है कि तीनों में थोड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा होता है, ठीक है, तो उनका मीन लेना पड़ता है। कम यूज होता है, लेकिन अगर बाय चांस ऑप्शन में वो ना हो, इसका मतलब है तुम्हें मीन लेना था। हम्म, ना क्या इतने सब कुछ भी तो नहीं बोलेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर K निकालना चाहूँ, K10 बोल देता हूँ, क्या बन जाएगा 2.303 बाय 10 log ऑफ क्या हो जाएगा 25 बाय 16। ठीक है, K अगर मैं 20 पर निकालूं तो क्या हो जाएगा 2.303 बाय 20 log ऑफ 25 बाय 10.5। अगर मैं K30 पर निकालूं, ठीक है, तो 2.303 बाय 30 log क्या हो जाएगा 25
बाय 7.09 आएगा, लगभग सेम तीनों से, ठीक है, तीनों की। अगर फिर भी थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो हमारा k क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 बाय 3। ये सब्जेक्टिव में ज्यादा चीज दिक्कत होती है, बाकी ऑब्जेक्ट लगभग सेम ही आना चाहिए तीनों का, नहीं आता तो मीन लेना पड़ेगा। क्या है आंसर पहले से, और दूसरे में वैसे क्या है, एक बार करना देख लेते हैं। क्या है सेकंड में, 0.46 है यार, एक बताओ, जो भी आएगा देख लेना, फिर मैं नहीं लिख, यही है 0.046। चलो तुम अगला बताओ जो बोला। ये मैंने इसलिए करवाया है लास्ट वाली चीज, बाकी ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं आता ये चीज कि भाई तीनों निकाल लो, तुम पागल हो जाओगे, एक से भी लगभग तीनों का सेम ही आना चाहिए। क्या हाथ से कर रहे क्या, बाकी यहाँ पे हमारे रहते फोन निकाल के बैठे हैं। चलो हमें तो वैसे भी बस चेक करना है, ये है नीट वाले बच्चों का फोन। सेकंड का 0.043 और थर्ड का भी अराउंड इतना ही आएगा, देख रहे हो तुम तो। थर्ड का कितना है, देखो कभी ऑप्शन ऐसे तो पागल तो बनाएगा नहीं, एक ऑप्शन ये दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे, ठीक है, तो ऑप्शन तो अराउंड यही होगा 0.04। मतलब ये था कि अगर जरूरत भी पड़े तो तुम्हें मीन ले करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट आ रहा है, आएगा तो नहीं डिफरेंट, अगर रेट कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो वो दिक्कत नहीं है, बस ये वाला पॉइंट समझना था, वो हो गया। अगली एप्लीकेशन लिख लो, केस 4, ठीक है, एप्लीकेशन चल रही है फर्स्ट लोग, केस 4। क्या हो गया, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव के कांस्टेंट होता है रिएक्शन के लिए, वो तो सेम ही आएगा, बस पॉइंट्स में कुछ फर्क आ सकता है। अगला लिख लो, केस 4 है, मतलब एप्लीकेशन 4 मान लो इसको, चाहे बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस इवोल्व, बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस इवोल्व, बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस इवोल्व, ठीक है, ये एप्लीकेशन 4 हो गई। तो इसमें डायरेक्ट, इसमें भी हम डायरेक्टली लेके चलेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है कि हम इसकी डेरिवेशन में जाए, ठीक है। क्या आ जाएगा, log v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस v। क्वेश्चन लिख लो इस पे, जो केस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, उसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, वहां पर डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपल वो पूछेगा, जब मैक्सिमम डिटरमाइन order of reaction, determine order of reaction for the decomposition, for the decomposition of, for the decomposition of H2O2, for the decomposition of H2O2 from the following data, from the following data। वो डाटा क्या गिवन है तुम्हें, टाइम, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ O2 इन ml। टाइम है 10, 15, 20, 25 और इंफिनिटी। वॉल्यूम है 6.3, 8.95, 11.4, 13.5 और 35.75, 35.75।
एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन जो आता है उसमें पूछ रहा है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जनरली जो ऐसा क्वेश्चन होगा 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, 99%। एक आधा परसेंट होता है जो ना हो, लेकिन इससे हम पहले हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही लगाएंगे, ना हो तो फिर अगले पे जाएंगे, तो हमें जैसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में तो जनरली जो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वॉल्यूम के बारे में गिवन हो, वो फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। तो मैंने डिटरमाइन बोल दिया, इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि प्रूव करो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है, इनडायरेक्टली मैं यही बोल रहा हूँ। वो कैसे पता चलेगा, पहले में निकाल लो, दूसरे टाइम में निकाल लो, सब में सेम आनी चाहिए, अगर सेम आएगी तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो एक में निकाल लो या दो में निकाल लो। तो ये पता कैसे चला ये गैस का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो H2O2 है वो जब डिकम्पोज होता है किसमें होता है, H2O प्लस O2 में। ये लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड है, ये क्या होगा, गैस। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि एक ही गैस है, और ये हमारा केस नंबर 4 हो गया। तो बस यहाँ पे वैल्यूज ही पुट करनी है, वी इन्फिनिटी पे गिवन है और वी टी पर तुम्हें पता है ये डिफरेंट टाइम्स पर है। इसका उल्टा क्वेश्चन वो क्या दे सकता था जैसे पीछे दिया था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, मैंने उल्टा पूछ लिया कि प्रूव करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फाइंड करो ये कौन सा ऑर्डर है। तो वहां पर दो तीन के की वैल्यूज निकालनी पड़ी, कांस्टेंट आ रही है नहीं, तो तुम बस एक ही निकाल लो, हमें के निकालना है बस, जितना हो सकता है सोल्व। अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो छोड़ देना, कोई नहीं। वहां तक तो पहुंचो, मतलब स्टेप्स तो लिख लो, सोल्व मत करना। हम्म 0.02, अरे अराउंड 0.03 चले आओ। तो यहाँ कैलकुलेशन पे नहीं, हम बस टाइप समझ रहे हैं कि कैसे टाइप में कैसे करना है बस। हो गया। इस पर जो सेकंड टाइप बनता है वो कर लो, इसी का कोई पार्ट का, मतलब इसी का सेकंड क्वेश्चन लिख लो, इसी केस का। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब देख के पहचान में आ जाना चाहिए कौन सा केस है। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन, फॉर द डीकम्पोजिशन of N2O5, for the decomposition of N2O5 is 0.008, is 0.008 per minute, is 0.008 per minute. The volume of O2, the volume of O2 collected, the volume of O2 collected after 20 minutes, after 20 minutes is 16 ml, is 16 ml. Find the volume, find the volume of O2 collected, find the volume of O2 collected at the end of reaction, at the end of reaction. इसमें क्या घपला है, निकालना क्या तुम्हें इसके अंदर, वीटी निकालना है, बाकी सब गिवन है।
क्या गिवन है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एट द एंड ऑफ रिएक्शन। हाँ, वी इन्फिनिटी निकालना। ये बात ध्यान रखना, एंड में ना वो एक लाइन लिख देता है कई बार कि हमने जो गैस NO2 वगैरह बनी, NO2 उसको CCl4 में डाल दिया, इसलिए लिखता है कि ताकि हमारी जो NO2 है वो निकल जाए, क्योंकि हमारी एक ही गैस बचे। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो लिख देगा द गैस इज डिसोल्व्ड इन वो द NO2 गैस फॉर्म्ड इज डिसोल्व्ड इन CCl4, ऐसे लिख देते हैं। तो वो बस फालतू की चीज है, वो समझाने के लिए जो NO2 भी गैस है वो बनी, उसको हमने अलग पहले ही कर दिया CCl4 में डिसोल्व करके। हेलो, हाँ जी, हेलो बोलो। गुड मॉर्निंग भाई, अभी मैं क्लास में हूँ, क्लास में करता हूँ। वैल्यूज क्या क्या गिवन है, बस पुट ही करने। के की वैल्यू क्या, 0.008 या 08 है? इज इक्वल टू 2.303 बाय 80। ए कितना है? ए कितना होगा? टाइम कितना है? लो क्या आ जाएगा, वी इंफिनिटी निकालना है, और वी इंफिनिटी वीटी कितना है? 16। ठीक है, तो बस यहाँ से वी इंफिनिटी कैलकुलेट करना है। एंटी लॉग वगैरह लेके नहीं आता क्या? 0.008 इंटू 2 इंटू 20 डिवाइड बाय 2.30, ये ठीक है, क्या हो जाएगा लोग वी इंफिनिटी बाय वी इंफिनिटी माइनस 16। दोनों का तरफ अगर मैं 10 टू द पावर में ले जाऊंगा तो 10 टू द पावर, ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.338 इज इक्वल टू वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस 16। तो तुम्हारे नीट या उसका एग्जाम, किसी का भी एग्जाम होगा, वो इसकी वैल्यू तुम्हें देगा, उसके बिना तुम नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वैल्यू बिना, यार तुम्हारा ऐसे ही बन रहा होगा 10⁻1 आ जाएगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए तुम्हारी यहाँ पर 1 वैल्यू बन रही होगी, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। इसके वैल्यू दिए बिना वो तुम्हें करवा ही नहीं सकता, या वो यहीं पे छोड़ देगा कि रिलेशन निकालो, तो एक रिलेशन ये होगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई तुम्हें लोग चेक करना आना चाहिए, एंटी लोग लेना, वो तो कोई भी नहीं निकाल सकता। पहले हमने किस पर निकाली है? K15 पर। ठीक है, फिर 20 पे निकालो, फिर इस पे निकालो। अगर तीनों सेम आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर डिफरेंट हो जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ऐसा ज्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो क्या पूछे। ठीक है, अगर हमें जैसे उसने पिछले क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द ऑर्डर, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई किया, टाइम मान लो 15 पे किया, फिर 20 पर करो, फिर 25। अगर तीनों में K की वैल्यू सेम आ गई तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर, अगर डिफरेंट आ गई तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। वहां से कैलकुलेट करते हैं। देखो इसके अंदर मैं कोई भी ऐसा सोल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि इसके अंदर वो सिंपल वैल्यूज वाले क्वेश्चन देता है, अगर देगा भी तो यहाँ पर इसलिए हम सोल्व नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल वैल्यू के साथ। मेन होता है फॉर्मूले को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो यहाँ पर हम सीख रहे हैं अभी बस। अगली एप्लीकेशन लिख लो जो इंपॉर्टेंट में से एक, by measuring the volume of alkali used, by measuring the volume of alkali used। एल्कली मतलब ये NaOH लिख लो, वॉल्यूम ऑफ जनरली NaOH ही होता है, एल्कली में सब आ जाएगा। ठीक है, बेस लिख लो कुछ भी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड लिख लो, कोई बात नहीं। हमारी इसके अंदर जनरली जो रिएक्शन होती है वो एस्टर की होती है। देखो जब एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या बनाता है? एसिड प्लस क्या बनाता है? अल्कोहल। ध्यान रखना इस केस के अंदर हमें पता है अल्कोहल वीक एसिड है, पता ना, तो हम उसको ना के बराबर वाला एसिड मान के चलते हैं।
हमारा एसिड यहाँ पर कौन कौन होगा इनडायरेक्टली, एक तो ये प्रॉपर एसिड ये होगा, ठीक है, और जो हम यहाँ पर कैटलिस्ट एक तरह से H+ एसिडिक कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, जो कैटलिस्ट की तरह हम डालते हैं H+ एसिडिक कंडीशन बनाने के लिए वो होगा। तो अगर ये मान लो इनिशियली A था तो ये दोनों कुछ नहीं थे, ठीक है, अब ये A में से कुछ क्या आ जाएगा X, ये कितना बनेगा X और ये कितना X। अगर अब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये कितना बना होगा A और ये A। मुझे बता दो इनिशियली सबसे पहले जो मेरा वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड होगा, ठीक है, सबसे पहले V0, तो मुझे बता दो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना H+ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एस्टर तो कुछ करेगा नहीं, सारा का सारा स्टार्टिंग में जो एसिड होगा बस ये इसकी वजह से होगा, तो हम बोल सकते हैं वो सिर्फ H+ जो हमने कैटलिस्ट की तरह यूज किया एसिडिक कंडीशन के लिए उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैं VT पर बात करूं, VT पर वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना अभी कैटलिस्ट में H+ बचा है प्लस ये कितना बने, तो मैं लिख सकता हूं H+ प्लस क्या हो जाएगा X। अब V इंफिनिटी पर, ठीक है, V इंफिनिटी पर मेरा जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो कैटलिस्ट में H+ है प्लस अब सारा का सारा क्या बन चुका है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मुझे ये तीनों वैल्यूज पता चल चुकी है, एक बार K का जनरल इक्वेशन लिखो क्या होती है, वैसे K की इक्वेशन लिखो क्या होती है, क्या बनेगी 2.303 बाई टी, ए तो अगर स्टोइकियोमेट्री वो तुम्हें पता ही है, log ऑफ A बाई A-X होगा, यही होगा। अब मुझे बताओ इसको तो मैं V0 बोल सकता हूँ, नहीं तो स्टार्टिंग वाला है। अब मुझे बताओ अगर मुझे A निकालना है तो मैं कहां से निकाल सकता हूँ, इन दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा V इंफिनिटी माइनस V0, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ या A क्योंकि रेशियो आने ये बन जाएगा, ठीक है। और तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2.303 बाई टी log ऑफ क्या आ जाएगा V इंफिनिटी माइनस V0। अब मुझे नीचे क्या बनाना है A-X, वो कौन सी इक्वेशन से आएगा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है, ये कट जाएगा दोनों, क्या बन जाएगा A-X, तो क्या बन जाएगा V इंफिनिटी माइनस V, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन गई ये कहां से आया, ये मैंने कौन कौन सी इक्वेशन को माइनस किया, थर्ड में से किसको माइनस कर दिया फर्स्ट को, ठीक है, और ये मैं कहां से लाया हूं थर्ड में से किसको माइनस कर दिया सेकंड को, ठीक है, इनको अगर लेबल भी कर दूं फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, डेरिवेशन को याद नहीं रखना, बस अगर भूल जाओ तो बनानी कैसे वो बताया, कुछ भी नहीं किया, ये इक्वेशन सबको पता होती है। अब मुझे ए निकालना है, ए कैसे आएगा, अगर मैं इसको और इसको माइनस कर दूं तो ए बच जाएगा, ठीक है, इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा V इंफिनिटी माइनस V0, वही आ गया। अब मुझे नीचे क्या बनाना है A-X, तो A-X बनाना है तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, H से H कट जाएगा, क्या बन जाएगा V इंफिनिटी माइनस V, ठीक है, ये वाली बात समझ गए ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी मेरा वॉल्यूम यूज होगा वो किसकी वजह से होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो एसिड मेरा कैटलिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो खाली वो उस पर प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जब टाइम टी पर मेरा कुछ ना कुछ तो ये टूट चुका होगा, तो वो किस पर होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जो ये बचा है अभी, और इंफिनिटी पर कितना है, अभी ये बन चुका है ए, और जो एसिड जो कैटलिस्ट से बचा, तो तीनों इक्वेशन बन गई, उनको यूज करके हमने वो बना। इस पर एक क्वेश्चन लिखो, सोल्व करने को नहीं कहूंगा, बस एक देखने का मतलब पता चल जाएगा ऐसा क्वेश्चन होता है उसका। कैलकुलेट कैलकुलेट द वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फॉर द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। टाइम गिवन है ये, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, जो नोट कर रहे हैं वो नोट भी कर लेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ टाइम गिवन है और यहाँ पर मुझे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या थोड़ा, ठीक है, 0, 25, 40,
60 और इन्फिनिटी। ठीक, और ये कितना गिवन है 19.24, 24.2, 26.6, 29.5, 42.1। ठीक, ये सारा डाटा गिवन है, बस एक बार पुट करके देख लो कि हो रहा है ना, बस वही जरूरत है। अगर सोल्व हो सकता है कर भी लो, कुछ वो नहीं है कि दंड है कि भाई नहीं करना। 9.7 तुम लड़ पड़ते हो ना जब आंसर की बारी आती। क्या रहे 9.7 -2, लगभग यही आ रहा है सबका, लगभग। यहाँ पर ये तो घपला हो गया थोड़ा बहुत, तो अच्छा -3 है। तो घबराना मत, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं आएगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें कंसेप्ट सीखना है। क्योंकि अगर मैं इनकी ये नंबर्स को कुछ उल्टा पुल्टा करता हूँ ना, फिर कई बार आंसर में नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, इसमें पंगे नहीं ले रहा। जो बुक्स के अंदर क्वेश्चन है मैंने वही वाले उठाए हैं, बाकी एग्जाम में तो वो तुम्हें सिंपल डाटा ही देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाटा बदलूंगा, कुछ ना कुछ आंसर में उलट हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं ना। अभी चाहे फोन से कैलकुलेट करके लिख लो, लेकिन कैलकुलेट कर लो, कोई वो नहीं है। ठीक है, चाहे फोन से कर लो, क्योंकि ऐसे डाटा तो नहीं आने। तो ये ना हो कि तुम छोड़ दो, आंसर तो निकालोगे लिखोगे, ऐसे छोड़ोगे तो सही नहीं है। मेरे लिए सही है कि मैंने रब कर देना है अभी। अगली एप्लीकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी, रोटेशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, ये कौन सा हो गया नंबर 6। तो ये इसको तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी में सबसे नंबर 1 पे आएगी, क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ सुक्रोज, रोटेशन ऑफ सुक्रोज। ये नोट कर लिया ना सारा बोर्ड वाला। तो ध्यान से, इतना तुम्हें आइडिया होगा ही, डेक्स्ट्रो लिवर रोटेटरी क्या होता है वो तो हो चुके हैं ना। ठीक है, मान लो मेरा सुक्रोस है। ठीक है, जो सुक्रोस है वो मेरा किस में टूटता है, ग्लूकोस और फ्रक्टोस में। ध्यान रखना, मेरा जो सुक्रोस होता है वो मेरा कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब प्लस में करता है। ठीक है, ग्लूकोस कैसा होता है, डेक्स्ट्रो, और फ्रक्टोस कैसा होता है, लीवर। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर क्या होगा, जब मैं स्टार्टिंग में अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी लिए ऑप्टिकली एक्टिव चेक करूंगा एक्टिविटी, तो मेरी रोटेशन प्लस वाली आएगी। ठीक है, अगर मैं टाइम t इक्वल टू t पर करूंगा तो मेरा जो रोटेशन होगा वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब मैं टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पर चेक करूंगा वो मेरा नेगेटिव आएगा। रीजन क्या है कि फाइनली जब मेरा सारा सुक्रोस इनमें कन्वर्ट हो चुका होगा, तो जितने मोल्स इसके होंगे उतने इसके होंगे। और ये बात ध्यान रखना, जो फ्रक्टोस का 1 मोल इसके 1 मोल पर भारी पड़ता है, तो इसका मतलब ए मोल जो बनेंगे वो इसके ए मोल पर भारी पड़ेंगे, मतलब जो नेट होगा वो रोटेशन में नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रोटेशन हो जाता है वो डोमिनेट कर जाता है। तो एग्जाम में तुम्हें कैसे गिवन होगा, तुम्हें टाइम गिवन होगा। ठीक है, ऐसे 0, कुछ टाइम t और इंफिनिटी। ठीक है, कुछ यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी प्लस में, ऑब्वियस सी बात है, खाली सुक्रोज है तो प्लस में। यहाँ पर जो वैल्यू होगी प्लस भी हो सकती है माइनस भी, वो टाइम पर डिपेंड करेगा। और लास्ट वाली जो होगी वो नेगेटिव वाली होगी। तो हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा। अब बात है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसके फॉर्मूले को हम पिछले वाले से रिलेट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसका फॉर्मूला बिल्कुल कहाँ भाग गया। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला बिल्कुल डिटो सेम फॉर्मूला है। तो मेरा यहाँ पर k का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 2.303 बाय टी log ऑफ v इंफिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, रोटेशन इंफिनिटी। ठीक है, माइनस रोटेशन एट 0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रोटेशन एट इंफिनिटी माइनस रोटेशन एट टाइम t। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा ये बन जाए, इससे रिलेट कर रहा हूँ ताकि एक हो जाए तो दूसरा वहीं पर निकाल ले। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अंदर बिल्कुल सिंपल है। ये वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं आता तो यहाँ से निकाल लेना, क्योंकि रोटेशन वाले में दिक्कत हो जाती है समझने में, तो ये वाला समझना आसान होता है, तो वहीं से इसका फॉर्मूला बन जाता है। कई बुक्स में इसका उल्टा गिवन होता है, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, और यहाँ पर आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ऑब्वियस बात है, नेगेटिव वैल्यू आएगी वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट ही होनी है, तो दोनों कुछ भी मिल सकता है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा उसका जो रोटेशन वाले का। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो इस वाले को, और ये आगे वाला भी लिख लेना। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे,
इसकी मैं ज्यादा थ्योरीज में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसकी इतनी नीड नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं कि भाई हम उनके थ्योरीज में जाए जिनकी नीड ही नहीं है। प्रेशर की नीड थी, वो मैंने अच्छे से करवाई थी। इसमें जो एक और चीज बन जाती है, अगर मेरा ऑप्टिकली, वो कई बार पूछ लेता है कि कौन सा टाइम पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो मुझे तब बस क्या कर देना है, ठीक है, आर टी को 0 पुट कर देना है, ठीक है, फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव, फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक ऐसा टाइम आया होगा जब ये 0 हो जाएगी रोटेशन, तो वो टाइम निकालने के लिए हमें आर टी को 0 पुट कर दे रहे हैं, वहां से वो टाइम निकल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले प्लस में थी नेट, वो धीरे धीरे नेगेटिव में जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 0 होगी, ठीक है, वही क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यही वाला टाइम हमें निकालना होता है। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीटी आर टी को 0 पुट करते हैं। क्या लिखा है इसमें, रजनीश बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है जैसे वॉल्यूम वाले की थी, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम बन रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल वॉल्यूम वाले की तरह सेम ही है। तो इस पर क्वेश्चन लिख लो जो आता है, इसका मेरे पास आंसर है, ठीक है, तो ये तुमसे पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, सुक्रोज गिविंग ग्लूकोज फॉर फ्रक्टोज है, ठीक, टाइम मुझे गिवन है मिनट्स में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम देखें प्रेशर के बाद, ठीक है, जिसमें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टाइम कितना है, 0, 46 और इन्फिनिटी। ये गिवन है 24.1, ये गिवन है 10 और ये गिवन है -10.7। अब देखो ध्यान से देखो, पहली पॉजिटिव गिवन है, बीच वाले टाइम पर प्लस भी हो सकते थे, नेगेटिव भी, हमारा प्लस है, और इन्फिनिटी क्या है, मतलब इस टाइम पर ये मेरा डोमिनेट कौन कर रहा है, प्लस वाला, ठीक है, तो ये रोटेशन है, ठीक है, नीचे वाला जो है ये रोटेशन की वैल्यूज गिवन है सारी। क्या ये टाइम है कि 1.1 इंटू 10⁻² आया ना, -2 आया, और अगला है, ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, अगला पार्ट है इसका, कैलकुलेट टाइम व्हेन सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। टाइम आएगा 1 तो नहीं आना चाहिए, ऊपर तो सेम ही रहेगा, 34.8 है ऊपर, 34.8 और नीचे क्या है, हाँ, के तो वही वाला पुट होगा ना ऊपर वाला, क्योंकि के तो कांस्टेंट रहता है, 107। के की वैल्यू आई है 1.1 इंटू 10⁻², ठीक है, ये के की वैल्यू आएगी, और टाइम की वैल्यू आएगी 107.1 या 107 मिनट। अरे भाई अंदाजा, अब तुम एग्जैक्ट चाहिए तो 107 आनी चाहिए एग्जैक्ट, तो 1.1 नहीं, अरे 6 7 तो लगभग एक ही बात है, इतना जब कैलकुलेटर से कर रहे हो फिर उसमें तो मत, क्या 107 है ना राउंड, ऑप्शन में ऐसे तो देने से रहा, वो 107 106.9 ऐसे तो नहीं देगा ना, ऐसा नहीं आएगा 117, इतना भी वो नहीं होगा, हाँ मतलब ये होगा 10567 आ रहा हो, इतना चल सकता है, बाकी इतना भी जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो उन्हीं का आ रहा होगा, बिना कैलकुलेटर वालों का तो बिल्कुल नहीं आएगा।
दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा कोई ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इतनी वो नहीं मतलब करवा लेता इतना है, ऐसा आ रखा है वो वैल्यू सिंपल होगी, सोल्व तो करना पड़ेगा ना। अरे मैं ऐसा कह रहा हूं जिनके अंदर लोग सिंपल होगा। जो आज सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर वाले थे, तो समझ लो कि एग्जाम में अगर आएगा तो कैलकुलेटर नहीं उठवाएगा, लेकिन इसका मतलब तुम्हें आना क्या चाहिए, फॉर्मूला को अप्लाई करना। ठीक, कहां से हो गया भाई, जब मैं लेट आया तो चीख रहे थे, अभी टाइम हुआ नहीं, पहले बता दो कब तक है। नहीं ले रहा भाई, तुम्हारा टाइम नहीं ले रहा, ऐसे घूर रहे हो कि 40 तक तो नहीं बोल देंगे भाई, मेरी गलती है, तुम पे नहीं डालूंगा। अगली लास्ट एप्लीकेशन लिख लो, सिंपल है ये एप्लीकेशन, 10-15 साल पहले पूछी गई थी, तो पूछी जा सकती है, लेकिन ऐसा भी बोल सकते हो बहुत टाइम से नहीं पूछी गई तो पूछी जा सकती है, या ऐसा भी कर भाई इधर पूछेगा भी नहीं उसको, तो इसको लिखना तो जरूरी है। बाय मेजरिंग लास्ट एप्लीकेशन है, और ये डेलिमा वाली वो है कि आ भी सकती है, बहुत टाइम से नहीं पूछी, और बहुत टाइम से पूछी नहीं तो क्या पता ना भी आए, तो दोनों चीज है। बाय मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ऑक्साइड्स, बाय मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। ठीक, तो इसके अंदर खुद सोचो कि अगर ये मेरा कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल है, मान लो मेरा मेटल का कोई बॉक्स हो गया, इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो ये मान लो ये मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ये टाइम t इज इक्वल टू t है, इसके ऊपर कोई ऑक्साइड बनेगी, तो उस ऑक्साइड को ऐसे बना दो, ये ऑक्साइड बन गई इसके ऊपर। ठीक है, उसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, उसको मैं ऐसे टाउ बोल दूं या टी बोल दूं, ठीक है, या टाउ बोल दूं, कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है थिकनेस कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अब थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थिकनेस और ज्यादा बढ़ गई, तो इसको मैं टी मैक्स बोल दूं, मैक्सिमम थिकनेस होगी। ठीक है, तो अब खुद सोचो, मान लो एक मेटल था, उसका ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, मैं बात नहीं कर रहा ये कौन सा मेटल है, तो उसका मेटल ऑक्साइड बनाएगा ये। ठीक है, सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूँ सिंपल वाली में। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, अगर ये स्टार्टिंग में ए था, ये कुछ भी नहीं था, तो थिकनेस भी क्या थी, 0। अब ये ए में से क्या आ गया, एक्स, ये कितना बना होगा, एक्स, और अगर ये पूरा खत्म हो गया, ये कितना बना होगा। अब मुझे बताओ के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई टी, ए की तो बात पता ही है तुम्हें, ये लगना होता है जब लगना है। ठीक है, log ऑफ क्या लगा लो अगर तुम्हें हुआ है, log ऑफ क्या हो जाता है, ए बाई ए माइनस एक्स, यही होता है। अब खुद बताओ, ए का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम थिकनेस कब होएगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, 2.303 बाई 80 log ऑफ, यहाँ पर मैं लिख दूं टी मैक्स लिख दूं, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ए होगा उतनी ज्यादा मेरी थिकनेस बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी मैक्स, और एक्स किस पर डिपेंड करेगा, टाइम, तो मतलब क्या होगा, मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, के इज इक्वल टू, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ही मेरी थिकनेस होगी, जितना ज्यादा ए होगा उतनी मेरी टाउ या टी मैक्स होगा, तो हमने बस उनकी जगह यहाँ रिप्लेसमेंट कर दिया। जो लास्ट एप्लीकेशन थी, अब फर्स्ट ऑर्डर से हमारा कोई नाता नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है फर्स्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा यही वाला होता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर यार पता क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि उसको प्रूव करना है, कैसे कर सकते हो, तो घर से एक होमवर्क करके आओगे। ठीक है, होमवर्क क्या है तुम्हारा, तुम्हारी मान लो ए प्लस बी है, वो कुछ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ए प्लस बी कुछ प्रोडक्ट देगा, मान लो इनिशियली ये ए है और ये ए है, इसके लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाला ना। ठीक है, रेटलो वाली जो इक्वेशन होती है, अभी तक हम क्या करते थे, ए का स्क्वायर कर देते या ए वाला, अब मैंने ए और बी लिया, लेकिन दोनों को ए ही लिया, एक बार निकाल के देखना। और अगर मैं ए प्लस बी लेता हूँ जो मुझे प्रोडक्ट देता है, ठीक है, अब मान लो ये मैंने ए से स्टार्ट किया और ये बी से स्टार्ट किया, इसके लिए इंटीग्रेटेड लो निकाल के आना, हो जाए अच्छी बात है, वरना कराऊंगा, एक बार ट्राई करना। ये क्या होगा, ए में से एक्स जाएगा, ये ए में से एक्स, ये कितना बनेगा एक्स, यहाँ पर ए में एक्स जाएगा
ये b में से x जाएगा। तो इक्वेट क्या करना होगा, थियोरेटिकल लो और हमारा एक्सपेरिमेंटल लो होता है, ठीक है। रेट दोनों को इक्वेट करना, वहां से वैल्यू आ जाएगी। करवा भी नहीं रहा, कल ही कराऊंगा, ठीक है, लेकिन एक बार करके आना, ट्राई करके आना। कंपेयर तो वही करना है, एक्सपेरिमेंटल रेट को कंपेयर कर देना थियोरेटिकल रेट से। होना वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। यहां से मैं तुम्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलवाऊंगा कि वो आया कहां से, लेकिन उसके पहले ये वाला पार्ट जब से ज्यादा जरूरी है, एक बार डिराइव किया हुआ तो बेटर रहेगा, तुम्हें समझ आएगा एक्चुअल मतलब। वरना तो हमें रट्टा मारा होता है कि भाई 2 है, एक मानते नहीं हम, क्यों नहीं मानते वो यहाँ से समझ आएगा। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहीं पे, वरना मैं कहीं इसको कराऊंगा टाइम वेस्ट होगा। सिलेबस में नहीं होता ये वाला डेरिवेशन, लेकिन है तो वही बात। ट्राई करना चाहते हो भी कर सकते हो, कोई पूछना चाहते हो कुछ ही कैसे करना है कर लो, 2 मिनट है तो अपना टाइम तो ले ही सकता हूँ, तुम्हारा नहीं लेना तो। एक इक्वेशन अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प कर दूं, रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी होता है, ठीक है, और माइनस डीवी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ के ए इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ये हो गया, मैं पी की टर्म्स में लिख सकता हूँ ना। पी की टर्म्स में क्या हो जाएगा, अगर मैं जनरल लिखूं, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो तुम्हें बस ये तुम्हारा बन चुके, यहीं से तुम्हारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ए मेरा क्या हो जाएगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ए माइनस एक्स, बी क्या हो जाएगा बी माइनस। तो अब तो मैंने तुम्हें बना भी दी इक्वेशन, बस वहां पर इंटीग्रेट ही करना है। क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स को इधर ले आओ, अपना दोनों को बराबर करो। तुम्हें वो याद है, इंटीग्रेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है नहीं है ना, कोई निकल कर लेंगे, ट्राई करना। इंटीग्रेशन या कैसा बनेगा एक बार चेक करना, नहीं होगा कोई बात नहीं, कल कराऊंगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सीट से बोल रहा हूँ, बस ट्राई करना जो करना चाहते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी कर रहे तो, सीखने के लिए है बेसिकली, ठीक है। वो जो होता है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो बी माइनस ए और बी माइनस ए से, वो वाला मेथड याद है, करवाया जाता है तुम्हें, है नहीं होता तुम्हारा इंटीग्रेशन, इतना नहीं होता, फिजिक्स में नहीं तो यूज होता ही होगा। चलो जी ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ही है आगे तो वैसे।